हेलो बच्चों, हम लोग लगाएंगे 20 मिनट्स के अंदर सुपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं लॉज ऑफ मोशन के। तो ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे वो क्वेश्चंस आप कर सकें जो एग्जामिनेशन में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आसान फिजिक्स सीखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स, लॉज ऑफ मोशन के। कई बच्चों को रहता है कि सर उनको पीडीएफ मिल जाए, तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर क्लास 11 की फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। सारी अनलॉक है, क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो आपको अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, उसके स्टोर सेक्शन में जाकर अपनी पीडीएफ ले लेनी है। चलिए सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है ए बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 सेंटीमीटर। एक्चुअली ये वुडन ब्लॉक है। यहां पर एक बंदूक की गोली चलाई गई है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड थी, मास था 0.04 किलोग्राम। इसके अंदर हिट किया तो इस ब्लॉक के अंदर 60 सेंटीमीटर अंदर तक गई है, तब जाकर रुकी है, धंस गई है इसमें। What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? ये जो वुडन का ब्लॉक है, इसने कितना एवरेज रेजिस्टिव फोर्स ऑफर किया इस बुलेट को। अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं देगा तो ये रुकेगी काहे? तो आइए देख लेते हैं कितना रेजिस्टिव फोर्स है। तो दी रिटार्डेशन ए ऑफ द बुलेट एज्यूम्ड कांस्टेंट इज गिवन बाय। देखिए यहां पर अगर आप ए को कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो जो काइनेमेटिक्स इक्वेशंस लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी वाली, वो लगा नहीं पाएंगे क्योंकि वहां ए कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पर हमने ए कांस्टेंट मान लिया, यानी कि ये जो वुडन ब्लॉक है वो एक कांस्टेंट रिटार्डेशन इस बुलेट को दे रहा है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 थी तो यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहां पर ए की वैल्यू हो गई माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। यू था 90 मीटर पर सेकेंड, तो 90 इंटू 90 अपॉन 2 इंटू 0.660 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट किया तो क्योंकि ये रिटार्डेशन है, ये साइन माइनस साइन नहीं बता रहा है, 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक एवरेज रिटार्डेशन आपको मिला। अभी ये आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में आपको फोर्स पूछा है। तो रिटार्डिंग फोर्स क्या हो गया न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार? F बराबर ma। तो मास हो गया 0.04 जो कि यहां पर बुलेट का मास था, और एक्सेलरेशन हमने 6750 लिया। ये माइनस साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है, वो हमको मालूम है, तो ड्रॉप कर दीजिए। ये जो फोर्स है ये रिटार्डिंग ही फोर्स है, तो 6750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 न्यूटन आपका यहां पर आंसर आ गया। दैट इज योर आंसर। बहुत सरल सवाल है लेकिन बातों को गहराई से समझना जरूरी है। आइए अगला न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। इंटरेस्टिंग सवाल। A body of mass m moves along x-axis such that its position coordinates at any instant is x is equal to a t की पावर 4 माइनस बी टी क्यूब प्लस सी टी। ये इक्वेशन है, कोई बॉडी मूव कर रही है, एक्स कोऑर्डिनेट उसके टाइम के साथ इस तरीके से बदल रहे हैं जहां पर ए बी सी हमारा कांस्टेंट है। What is the force acting on the particle at any instant t? हमें इस पे ना फोर्स निकालना है। तो देखिए दिया है यहां पर पोजीशन और कह रहा फोर्स बताइए। तो फोर्स हम कैसे निकाल पाएंगे? इस पोजीशन से हम एक्सेलेरेशन, पहले वेलोसिटी निकालेंगे, फिर वेलोसिटी से dv बाई dt करेंगे तो एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, और एक्सेलेरेशन के बाद F इज इक्वल टू ma से फोर्स मिल जाएगा। ये थिंकिंग होनी चाहिए हमारी, तब हम निकाल पाएंगे। तो यहां पोजीशन कोऑर्डिनेट दिए ए टी की पावर 4 माइनस बी टी क्यूब प्लस सी टी। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो dx अपॉन dt कर देना चाहिए, इससे हमें वेलोसिटी निकल आती है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए t की रेस्पेक्ट में, तो a t की पावर 4 माइनस बी टी क्यूब प्लस सी टी। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो 4a t क्यूब माइनस 3b t स्क्वायर प्लस सी। ये आपका वेलोसिटी, यानी इसे आप चाहें तो v लिख सकते हैं ऐसे, v इज इक्वल टू दिस वन आ गया। अब हमें जब एक्सेलेरेशन चाहिए होता है तो इस वेलोसिटी को हम टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्सेलेरेशन जो कि ये a है उसके लिए dv बाई dt कर दिया, तो d अपॉन dt, और ये वेलोसिटी के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया 4at क्यूब माइनस 3bt स्क्वायर प्लस सी। अब यहां पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 3 12 12at स्क्वायर
माइनस 3 टू जा 6 BT और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये आपका क्या आ गया, दैट इज एक्सेलेरेशन। अब इस एक्सेलेरेशन के बाद फोर्स निकालना है, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो मास को आप इस एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही आपका देखिए आंसर आ गया। तो बस इसका जो एल्गोरिदम है समझ लीजिए, करने का तरीका, वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप कई पोजीशन दिया है तो हम उससे वेलोसिटी dx बाई dt करके निकाल सकते हैं, और अगर हमें वेलोसिटी मिल गई तो उसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, और मास इनटू एक्सेलेरेशन फोर्स होता है तो हम फोर्स निकाल पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख ही दूं, आप इसको करके सीख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं। सी फिगर 4.8, ये फिगर 4.8 है। ए मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय ए रोप। ये 6 किलोग्राम का एक मास था जो कि लटका हुआ था रोप से, और उस रोप की लंबाई 2 मीटर थी। ये मान लीजिए ऐसे है, एक रफ फिगर बना रहे हैं। ये कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक था भैया कितने का, कोई मास m कर देते हैं, यहां पर है 6 किलोग्राम, और 2 मीटर की रोप है। अब क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द सीलिंग, ये सीलिंग से लगा। A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P. इसका ये मिड पॉइंट ले लीजिए P, और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने लगा दिया, F लगा दिया। तो जब फोर्स लगा दोगे तो ये सीधा तो रह नहीं जाएगा, ये इस तरह का हो गया। ये देखिए ऐसे रूप हो गई, ये ऐसे की जगह ऐसे बन गई, एज शोन इन द फिगर, इस फिगर ए में दिखाया गया। अच्छा भाई, व्हाट इज द एंगल ऑफ द रोप। ये जो रोप है, ये रोप है, रस्सी, ये वर्टिकल से इक्विलिब्रियम में जब है तो वर्टिकल से थीटा जो बना रही है, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर जब ये कुल मिलाकर इक्विलिब्रियम में है तो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को नलीफाई करने चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ये। तो यहां पर लगाते वक्त हम फोर्सेस पहले चेक करते हैं। ये वेट लग रहा है नीचे 60 न्यूटन, और इसका टेंशन इस रोप में ऊपर लग रहा है, इसको T2, ये देखिए यहां पर हमने इसको T2 लगा दिया, और यहां पर टेंशन हमेशा रोप में अवे लगता है, तो यहां पर टेंशन T1, क्योंकि यहां फोर्स लग रहा है तो इधर T1 इधर T2 हो गया। बात समझे आप, और 50 न्यूटन का इधर फोर्स है। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उसको इक्वेट करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम ही इन्होंने बना रखा है फोटो में, लेकिन मैं यहां पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम 60, ये जो वेट है इसका बना रहा हूं। ये मैंने FBD वेट बनाया, इस पे नीचे लग रहा है फोर्स 60 न्यूटन का, mg 6 इंटू 10 60 न्यूटन, जी बोला 10 ले लेना, और टेंशन ऊपर लग रहा है। हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम में ध्यान रखिएगा कि उस पर लगने वाले फोर्सेस ही मेंशन किए जाते हैं ऑन द बॉडी। तो ये T2 और 60 न्यूटन आ गया यहां पर। अब यहां पर देखिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो ये T2 इस W को बैलेंस कर लेना चाहिए, तो T2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन हो गया, टेंशन T2। बढ़िया। अब हम बात करते हैं इस P पॉइंट का, FBD बना रहे हैं, ये जो P पॉइंट है, इस P FBD ऑफ पॉइंट P, तो इस P पॉइंट को यहां दिखाया, उस पर एक फोर्स लग रहा है T1 इधर, 50 न्यूटन इधर हॉरिजॉन्टल, और T2 लग रहा है नीचे की तरफ, ये है ना। तो यहां पर T2, T1 और 50। अब हम क्या करते हैं, इस T1 का जो वर्टिकल से थीटा एंगल बन रहा है, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये मतलब इसका लगा हुआ ये कंपोनेंट हुआ T1 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, T1 sin थीटा कंपोनेंट। तो ये T1 sin थीटा 50 न्यूटन को बैलेंस करेगा, और T2 बैलेंस करेगा T1 cos थीटा को। पॉइंट P इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस बराबर होने चाहिए। तो T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2, ये T1 cos थीटा ये वाला फोर्स इस T2 के बराबर। T2 था 60 न्यूटन, पहले से हम निकाल चुके थे, तो ये पहला इक्वेशन। दूसरा, T1 sin थीटा 50 न्यूटन के बराबर। अब यहां पर हमने इन दो इक्वेशंस को, सेकंड को 1 से डिवाइड कर दिया है, देखिए। तो T1 sin थीटा अपॉन T1 cos थीटा, जो कि 50 अपॉन 60 है। ये T1 sin थीटा 50 था, यहां पे दिए रखा था, तो ये साइन, ये T1 कट गया यहाँ पे, तो आ गया tan थीटा इक्वल टू 5/6। तो थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 5/6 विच इज अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया कि थीटा कितना होना चाहिए। ये 40 डिग्री ना याद हो तो tan इनवर्स 5/6 ही लिख दीजिएगा। तो ये 40 डिग्री एंगल बना रहा होगा जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं जो बड़ा फेमस है, आप लोग करते रहते हैं।
टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 इन कॉन्टेक्ट, ये दो मासेस आपस में कॉन्टेक्ट में है, इन कॉन्टेक्ट लाई ऑन द हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, ये टेबल पे रखे स्मूथ सरफेस पे है। एज शोन इन द फिगर द ब्लॉक्स आर पुश्ड बाय ए फोर्स F, यहाँ पे फोर्स आपको दिख रहा है, इससे आप इसको पुश कर रहे हैं। द टू ब्लॉक्स आर ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट, यानी ये दोनों हमेशा एक साथ चिपके रहते हैं चाहे कितना भी फोर्स लगाए। व्हाट इज द फोर्स एट देयर कॉमन इंटरफेस, यानी ये जो कॉमन इंटरफेस है यहां पर ये फोर्सेस कितने लग रहे हो, कितना लग रहा होगा, ये आपको निकालना है। तो फॉर होल सिस्टम अगर हम इस पूरे को एक सिस्टम मान लें तो उस समय टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2 और टोटल फोर्स लग रहा है F, तो आप और उसका जो सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों बॉडी चिपकी रहती है तो एक्सेलरेशन सेम होने वाला है, तो आप बोथ मासेस ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट, तो उस समय न्यूटन के सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू ma लगा दो, सारा मास है m1 प्लस m2, टोटल मास, टोटल फोर्स F और कॉमन एक्सेलरेशन a, तो a की वैल्यू हो गई F अपॉन m1 प्लस m2, यानी ये कॉमन एक्सेलरेशन है, इस पूरे का एक्सेलरेशन a, m1 का भी a और m2 का भी a, जिससे दोनों चिपके रहे, नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे, सवाल में बोला चिपके रहे। अब FBD ऑफ m1, इस m1 का हमने इस m1 का FBD पकड़ा, ये FBD। अब यहां पर देखिए क्या है ना, ये m1 इस पे फोर्स लगाएगा, जिसे लिख सकते हो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और m2 इस पे फोर्स लगाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अभी दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो स्मॉल f कह दिया, रिएक्शन का फोर्स जो m2 लगा रहा है, ये F12 को ही हमने स्मॉल f लिख दिया है, और ऊपर से एक फोर्स आप इधर धकिया रहे हैं इसको और पुश कर ही रहे हैं, तो इस पे लगने वाले जो फोर्स रहे हॉरिजॉन्टल F और कैपिटल F और स्मॉल f रहे, वर्टिकल फोर्सेस को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो वेट को नॉर्मल रिएक्शन एडजस्ट कर जाएगा। अब यहां वैल्यू क्या रही, ये जो बॉडी है ये बॉडी आगे बढ़ रही है, आगे है ना, इधर मूव कर रही है, इसका मतलब है ये F जो है यहां पर लगने वाला ये जो स्मॉल f था इससे ये बड़ा है, तो F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू m1 इंटू a, इक्वेशन बन गई। अब FBD ऑफ m2 बनाया, अब m2 में देखिए क्या है, यही फोर्स तो जो F के बराबर है वही तो लग रहा है, इस पर ये थोड़े लग रहा है, यही लग रहा है, तो अब यहां पर आपने इसकी इक्वेशन बनाई F इक्वल टू m2 इंटू a, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कॉमन है। अब पुट वैल्यूज ऑफ a फ्रॉम 1, ये जो 1 से हमने a निकाला था वो वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो m2 इंटू a, और ये f की वैल्यू आ गई n2f अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका आंसर हो गया। बस अगर चाहें तो यहां पर भी a की वैल्यू रख के यही आंसर तब भी निकल आता। तो इसके इंटरफेस पर कितना फोर्स ये दोनों एक दूसरे पर लगा रहे थे, इतना फोर्स लगा रहे थे, इस तरह से सवाल किया जाता है। मैंने एक एक स्टेप किया और इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो एक्सेलरेशन निकालना होल सिस्टम मान के, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अच्छा बढ़िया, अब इसी के बड़े भैया हैं उनको भी ले लेते हैं, ये भी बड़ा आप लोग करते हैं। इसमें 3 ब्लॉक रखे गए हैं और बीच में रस्सी से बांध दिया गया है, तो जो ये रस्सी बांधी जाती है अगर वो वेटलेस है, नॉन एक्सटेंसिबल है, बीच में कोई गांठ नहीं है, तो उसमें सेम टेंशन होता है, और टेंशन जहां बांधी जाती है हमेशा उससे अवे होता है, हमेशा टेंशन पुल करता है। तो आइए इस बात को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। एज शोन इन द फिगर 3 ब्लॉक्स कनेक्टेड टुगेदर, ये टुगेदर लाई ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल स्टेबल एंड पुल टू द राइट, और यहां पर ये जो फोर्स लग रहा है देखिए ये F फोर्स लग रहा है जो कि 50 न्यूटन का फोर्स है। M1 की वैल्यू 5 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम का है, ये जहां तक 10 किलोग्राम का, और ये 15 किलोग्राम का क्वेश्चन में दिया। फाइंड द टेंशन T1 T2, तो ये देखिए रस्सी है, इससे बंधी है तो अवे हो गया टेंशन, यहां इससे बंधी तो अवे हो गया, हमेशा अवे बनेगा जहां बंधी होती है। ये रस्सी एक जैसी है, जब तक बोला ना जाए वेटलेस इनएक्सटेंसिबल मानते हैं तो हम टेंशन सेम रखते हैं रस्सी में, और गांठ भी ना बंधी हो। यहां पर आप देखा तो ये दूसरी रस्सी, यहां T2, इसी तरीके से यहां T2, हमको ये T1 T2 निकालना है। तो फॉर होल सिस्टम, इस पूरे को एक सिस्टम अगर आप पकड़ लें, है ना, तो क्योंकि सबके सब सेम एक्सेलरेशन होल्ड करेंगे, तो टोटल फोर्स F रहा, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 रहा, उससे कॉमन एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। तो F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a, तो कॉमन एक्सेलरेशन ये है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ये रहा आपका 50 जो कि टोटल फोर्स था, और मासेस हैं 5, 10, 15 किलोग्राम इंटू a, तो ये 50/30 यानी 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया।
ये पूरे सिस्टम का कॉमन सेम एक्सेलेरेशन है, या m1 का भी यही एक्सेलेरेशन, m2 का भी यही, m3 का भी यही, क्योंकि सेम एक्सेलेरेशन है, रस्सी से बंधे हुए हैं, कनेक्टेड बॉडीज हैं। अब फॉर टेंशन फॉर T1 FBD ऑफ m1, अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे T1 निकालने के लिए। m1 बनाया, इस पे तो टेंशन T1 ही लग रहा है केवल, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। ये वर्टिकल फोर्सेस को वो कंपनसेट हो गए, वर्टिकल मोशन नहीं है, तो वेट और नॉर्मल एक्शन को यहां शो नहीं कर रहे हैं। अब इसको देखिए, ये आगे बढ़ रही है बॉडी, तो T1 इजकल टू m1 इंटू ए, एफ इजकल टू ma होता है ना, वही इस्तेमाल कर लिया है। तो m1 की वैल्यू 5 किलोग्राम, और एक्सेलेरेशन हमने निकाला था यहां पर 5/3, 5/3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25/3 यानी 8.33 न्यूटन। ये T1 निकला है, T2 और निकालने का हमारा काम हो जाएगा। फॉर T2 CFBD ऑफ m3, अब ये हमने m2 की जगह m3 इसलिए चूज किया, आप ये m2 भी चूज कर लेते तो भी कोई टेंशन नहीं थी, और m3 चूज कर लिए तब भी कोई टेंशन नहीं, सबसे निकल आता है। अब यहां पर देखिए FBD बनाया m3 का, तो यहां पर फोर्स एक लग रहा है इधर 50 न्यूटन वाला, और T2 लग रहा है इधर, और ये मास m3 है। बॉडी इस तरफ बढ़ रही है, यानी ये फोर्स इस टेंशन से ज्यादा है, नेट फोर्स, तभी बॉडी उधर मूव कर रही है। F माइनस T2 इज इक्वल टू m3 इंटू ए, ये जो न्यूटन्स लॉ की मोशन होती है, इक्वेशन होती है। तो ये 50 माइनस 50 माइनस T2, और m3 की वैल्यू 15 हो गई, और a की वैल्यू 5/3। अब इसको सॉल्व करना है, तो 50 माइनस T2, और ये हो गया 25, 3 से काटोगे तो 25, 3 से काटोगे तो 5, 5 इंटू 5 25। तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 25, 50 में से 25 गए 25, ये 25 आ गया। तो ये देखिए आपका T1 भी निकल आया, T2 भी निकल आया। आप M2 लेके करेंगे तो भी ये दो फोर्सेस मेंशन कर दीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। ये M2 है, यहां पर फोर्स T2 और यहां पर T1। अब इन फोर्सेस को कंसीडर करके निकालेंगे तो भी T2 की वैल्यू 25 न्यूटन ही आएगी। बस ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप कर लिए, फेमस है, करते जाते हैं। अब अगला फ्रिक्शन ले लेते हैं पिक्चर में। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 है। ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड on the block as shown in the figure, calculate the force of friction between the block and the floor। कह रहा है कि एक फोर्स लगाया गया है, अब इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये बताइए। तो यहां m की वैल्यू है 2 किलोग्राम, म्यूएस दे रखा है 0.4। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यूएस इंटू आर, आर होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जितना वेट लगेगा उतने ही नॉर्मल रिएक्शन होगा, आर बराबर, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं कर रही, तो आर की वैल्यू mg के बराबर, तो म्यूएस इंटू mg। अब ये वैल्यू म्यूएस की वैल्यू 0.4 है, मास दे रखा है 2 किलोग्राम, जी है 9.8, यानी 7.84 न्यूटन का मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है। अब यहां पर जो अप्लाइड फोर्स है वो केवल 2.5 न्यूटन का है, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, यानी ये बॉडी मूव नहीं करेगी, इसका ये मतलब है। सो ब्लॉक विल नॉट मूव। ब्लॉक को मूव करने के लिए जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तभी बॉडी चलेगी। तो ये चल तो रही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, तभी बैलेंस हो गया है। तो 2.5 न्यूटन इज द आंसर। बड़ा अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं पकड़ पाए होंगे आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम, ये ट्रॉली है और ये ब्लॉक है, shown in the figure, if the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04, ये ट्रॉली ये है, इसके बीच का ये काइनेटिक फ्रिक्शन इन्होंने दे रखा है, कोफिशिएंट 0.04। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये एक रस्सी बंधी है, ये टेंशन T लग रहा है, और अगर ये रस्सी वेटलेस इनएक्सटेंसिबल है, पुली भी वेटलेस वगैरह है, तो ये टेंशन सेम रहती है। तो टेक G बराबर 10, नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, इसलिए उन्होंने बोल दिया। अच्छा आप सवाल को करते हैं। अब FBD बना लेते हैं इस W का, इस ट्रॉली का फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे लगने वाले फोर्सेस को मेंशन करते हैं। तो ये देखिए, इस पे जो वर्टिकल फोर्स लग रहा था mg 30 न्यूटन नीचे और टेंशन ऊपर, ये सॉरी FBD ये W का है, ब्लॉक का, ट्रॉली का नहीं है बेटा, ये कैपिटल W स्मॉल w, तो ये आपका ब्लॉक का है, जिसे आप कंफ्यूज ना करें, ये ब्लॉक है, ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का जो FBD है, ये देखिए क्या है कि नीचे जो
फोर्स है, उसका वजन है 30 न्यूटन का, टेंशन ऊपर की तरफ, और ये बॉडी नीचे जा रही है, तभी ये ट्रॉली आगे चलेगी, वरना चलेगी नहीं। तो यहां पर वेट इस टेंशन से ज्यादा होना चाहिए। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। तो mg की जगह आपने 30 न्यूटन रखा, टेंशन t रहा, और ma की जगह मास यहां का 3 किलोग्राम है, तो 3 इंटू a। ये इक्वेशन इस वाली, इसका एफबीडी बनाया, तो ये एफबीडी आपका बना। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रॉली का, ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली का एफबीडी बनाते हैं। इस ट्रॉली के एफबीडी पे क्या हुआ, देखिए इसका वेट नीचे लग रहा है, और रिएक्शन ये तो आपस में कंपनसेट हो गए, नलीफाई, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, और ये टेंशन इधर लग रहा है आगे और फ्रिक्शन फोर्स पीछे। अब ये ट्रॉली आगे बढ़ रही है, इसका मतलब है टेंशन का फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो T माइनस एफ के बराबर ma। तो T माइनस एफ के और m का मतलब है यहां पे 20 किलोग्राम की ट्रॉली है इंटू a। ये देखिए एक दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब इससे आप सॉल्व करेंगे। अब यहां पे हम ये भी जानते हैं कि एफ के की जो वैल्यू है म्यू के इंटू आर होती है। तो म्यू के हो गया 0.04 और आर है mg के बराबर, तो 0.04 इंटू 20 इंटू 10। तो यहां सॉल्व करेंगे तो ये एफ के की वैल्यू आ जाएगी 8 न्यूटन। सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो t माइनस 8 इंटू 20 है। ये देखिए ये इक्वेशन। अब ये तीसरी वाली इक्वेशन और ये दूसरी वाली में a और t दो ही नोन है, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लीजिए। सॉल्विंग 3 in 1, तो 30 माइनस 8, ये इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो टी कैंसिल हो गया। 30 माइनस 8 बराबर 3 और 20, 23 है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 22/23, यानी 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन को वैल्यू को हमने इस तीसरी इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हैं, तीसरी इक्वेशन में पुट किया, तो t इज इक्वल टू 20a प्लस 8, 8 जोड़ दीजिए, तो 20a की वैल्यू 0.96 आई थी, प्लस 8 यानी 27.1 न्यूटन आपका देखिए आंसर आ गया। यही टेंशन निकालने की बात की है, जो आप बहुत ही अच्छे सवाल में निकाल पाए। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको जरूर अच्छे से करना चाहिए। अब देखिए एक है, ए बेंड इन ए लेवल रोड हैज ए रेडियस ऑफ 100 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विच ए कार टर्निंग दिस बेंड मे हैव विदाउट स्किडिंग। यानी ये कार जो है इस टर्निंग रोड पे आराम से मुड़ पाए बिना फिसले हुए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.8। तो सर्कुलर टर्न ऑन लेवल रोड, यानी इस तरह की जो रोड होती है लेवल रोड, इस पे जब आप सर्कुलर टर्न करते हैं तो वी मैक्स की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर होती है। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.8, आर दे रखा है 100 मीटर और जी है 9.8। जब सॉल्व करेंगे तो 28 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। इतनी मैक्सिमम आप स्पीड रख सकते हैं, इससे ज्यादा करोगे तो घुस जाएगी आपकी कार या जो भी चीज आप चला रहे हैं। इस तरह से पूरा मैंने आपको बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा दिए। अब आपको कम समय में ज्यादा नंबर लाने के लिए यानी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, वैसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन जिस पैटर्न में पूछा जाता है। अब यहां पर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसी पैटर्न को ये फॉलो किया हुआ है। 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, ज्यादा नहीं, आसानी से लगा सकते हैं, फुली सॉल्व है बेटा, और 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और लेटेस्ट ट्रेंड का निचोड़ है। तो ये 25 वो क्वेश्चन है जो लगा के आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैंने बहुत सही क्वेश्चन लगाए हैं जो एग्जाम टारगेटेड है। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो बच्चा लेना चाहता है वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, लेकर लगा लीजिए, जिससे आप निश्चिंत हो सकें कि वही क्वेश्चन लगाए हैं जिस तरह के पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, जिससे मैं उस डायरेक्शन में मेहनत कर सकूं और ज्यादा बच्चों को उसकी मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय।